आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ हमने चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पे देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर औरंगाबाद नाम की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है या नाम बदल गए हैं। कई तरह की अफवाहें चल रही हैं और जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हूँ इनका नाम मुश्ताक अहमद साहब है और कम से कम हम समझते हैं कि करीब 27 से 30 साल के आसपास लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हीं की काविशों का नतीजा था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहरिया ने महाराष्ट्र औरंगाबाद भी गवाह है कि 25-26 साल नाम रुका रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सियासी हालात बदलते हैं, जब हुकूमतें बदलती हैं, हुक्मरानों की जब जहनीत बदलती हैं तो उसके असरात क्या मुरतब होते हैं, ये आज हमें देखने को मिला। पूरे मामला क्या है जानना चाहेंगे। सर, आज बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ लगी है कि उसमें ये कहा गया है कि भाई आपकी पिटीशन खारिज कर दी गई है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो फ़ैसला आया है ये इंतहाई अफसोसनाक फ़ैसला है, क्योंकि औरंगाबाद शहर एक तारीख़ी शहर है और इस शहर का नाम बचाने के लिए पिछले 30 साल से मैं लड़ रहा हूँ और मैंने इसमें कोई सियासत नहीं की, ना मैंने जैसे हासिल करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ कौम के विषय, ये सब्जेक्ट कौम के से जुड़ा हुआ था, माशरे से जुड़ा हुआ था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग शख्सियत थी जिनका इस शहर से नाम जुड़ा हुआ है, ये नाम कायम रहना चाहिए। बस इसी एक ख्वाहिश को लेकर मैं 30 साल तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि इसमें मेरे अपने सियासी कैरियर को भी नुकसान पहुँचा है जी। लेकिन मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं सियासत के लिए ज़िंदा नहीं हूँ। मैं माशरे के मसाइल हल करने के लिए और माशरे के मसाइल पर भरपूर नुमाइंदगी करने का काम मैं करता हूँ। ओहदे की लड़ाई मैंने कभी लड़ा नहीं, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत के देने वाले अल्लाह ताला है, जो तकदीर में होगा वो चल कर मिलेगा। तो इसलिए ये जो आज तक सियासत में इस चीज़ को मैंने सियासी नज़र से कभी देखा नहीं जी। आज जब ये फ़ैसला आया, असल इसकी वजूहत ये हैं कि पिछले 27 साल से हमने इसको लड़े जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन विड्रा किया और 29 साल गुजर गए थे, लेकिन 2022 में अचानक उद्धव ठाकरे, उनके बाद शिंदे की सरकार आई और इन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का काम किया जी। इसके ख़िलाफ़ 2 साल तक हम हाई कोर्ट में लड़ते रहे। हाई कोर्ट ने भी हमारी बात पर कोई, हालांकि बहस काफ़ी हुई, 8 घंटे तक हमारे वकील यूसुफ मुशाला साहब ने इस मसले पर बहस की और ये सब होने के बाद भी कोर्ट ने हमारी बात को नहीं माना और एक तरफा फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ कर दिया। इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाना था और हम सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसीजर है कि वहाँ पर हम पिटीशन दाखिल करते हैं, लेकिन वो अपने नंबर के हिसाब से खुद ब खुद आती जाती रहती है। यहाँ के जैसा नहीं कि हम बीच में रोक दें या उसको बढ़ा दें, या ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते जी। तो हमको 9 तारीख मिली। अब 9 तारीख जब मिली तो हमारे शहर के कुछ ज़िम्मेदारान ने हमसे कहा कि भाई एक पिटीशन हिशाम उस्मानी की भी वहाँ चल रही है, तो आप दोनों एक साथ करो। अब मतलब भाई हमारी पिटीशन बोर्ड पर लग गई, तो बोले बोर्ड पर लगी तो क्या उसे रोकने की कोशिश करो जी। तो हमने उसे रोकने की कोशिश की। हमारे वकील साहब से हमने गुजारिश की कि ये रुक सकती है क्या? उन्होंने रुक सकती है, एक आध हफ्ते का इसमें अपने को टाइम मिल सकता है। तो फिर हमारे वकील साहब ने जो क़ानूनी प्रोसीजर रोकने का है सुप्रीम कोर्ट का वो किया और कल उन्होंने 1 रोज़ पहले कोर्ट को नोटिस दी कि भाई कल हम हाजिर नहीं रह सकते, मैं बीमार हूँ और ये केस की तारीख बढ़ाई जाए। ये क़ानून प्रोसीजर था। अगर कोर्ट को कंसीडर नहीं करना तो उन्होंने उसी वक्त एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहिए थी जी। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट नहीं की, एक्सेप्ट की। अब एक्सेप्ट करने के बाद तो कोई मसला ही नहीं, जब तारीख बढ़ना तय थी जी। अब तारीख कौन सी बढ़ेगी ये अलग बात है, लेकिन तारीख बढ़ना तय थी। जब ये तय हुआ कि भाई तारीख बढ़ रही है तो हमारे या हमारे वकील का रहने की वहाँ की ज़रूरत रही नहीं जी। लेकिन वो बोर्ड पर केस आया। केस जब आया तो हालांकि हमारी ज़रूरत नहीं होने के बावजूद हमारा एक जूनियर वकील वहाँ खड़े रखे थे क्या हो रहा है देखने के लिए जी। तो गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि साहब ये जो पिटीशन है इसमें ऐसी सेम पिटीशन उस्मानाबाद की थी और उसमें अपना फ़ैसला हो चुका है जी। तो फिर जज ने कहा कि भाई जो ऑलरेडी फैसला हो चुका है तो इसमें और सुनने की ज़रूरत क्या है जी। एक तरफा उन्होंने इसको रिजेक्ट करने का काम किया, जो हिंदुस्तान की तारीख़ में एक मैं समझता हूँ ब्लैक बाब है कि तरीक़ा ये फ़ैसला जो भी करना है वो तो खैर जज करे, लेकिन पिटिशनर जब यहाँ तक आए और 300 पेज की हमारी पिटीशन है जी। कम से कम आधा घंटा तो उसके ऊपर बहस करते, लेकिन बग़ैर किसी बहस के ये जज ने फ़ैसला लिए, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और हम उसका, अब चूँकि वो अदालत है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे को इस फैसले से दिली तकलीफ हुई है और हमारे को धक्का पहुंचा है।
सर लेकिन अभी जो हम जब सोशल मीडिया में देखा है यहाँ के जो औरंगाबाद की मुकामी, तो ये खुल्लम खुल्ला आप पे एक तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई जानबूझकर आप वहाँ मौजूद नहीं थे और आपके वकील साहब मौजूद थे। ये वो खुले अल्फाज में आप पे एक तनकीद भी हो रही है और इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 1995 में ये नोटिफिकेशन निकला था जी। मैं जब से 30 साल से लड़ रहा हूँ। जब किसी ने मुझे लड़ने के लिए कहा था क्या, मैं अपने तौर पर लड़ रहा हूँ। और आज भी मैं जब लड़ रहा हूँ तो मुझे किसी ने पैसे ला कर दिए या किसी ने मदद की या किसी ने मुझे लड़ने के लिए कहा, लेकिन मैं इसको अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझ कर केस लड़ रहा हूँ। तो कोर्ट में जब मैंने जब ये काम 28 साल तक रोकने का किया, तो मैं इस केस को नुकसान कैसे पहुँचा सकता, आप ही सोचिए। ये केस ये तो मेरी ज़िंदगी मौत से जुड़ा हुआ विषय है जी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मेरी ज़िंदगी में शहर का नाम ना बदले, लेकिन मुझे ये बुरा दिन भी देखना पड़ा कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन आया है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कानून का एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं जी। हमने हमारा मामूली एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट फजल अयूबी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बड़े वकील हैं जी। वो हमने लगाया। और लगाने के बाद वहाँ का पैटर्न ये है कि जब पिटीशन दाखिल की जाती है तो एक वकील होता है जी। और जब पिटीशन लग जाती है तो बहस के दिन सीनियर काउंसिल लगाते हैं। हमने सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल से बात करके भी रखी जी। लेकिन ये जब आज 9 तारीख जो मिली, यह 9 तारीख बदलने की बात हमारे जिम्मेदार की तरफ से है कि तारीख आगे बढ़ाओ और दूसरे साथी को भी साथ लो। तो मैं ये सोचा कि मेरा अकेले काम नहीं है, चलो भाई और सब मिल के लड़ेंगे। ये सोचकर तारीख बढ़ाने की हमने कोशिश की, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, तारीख बढ़ाने की जो तरीक़ा है, जो प्रोसीजर कानूनी, वो हमने फॉलो किया कि हमने एप्लीकेशन दी 1 रोज़ पहले हमारे वकील ने जी। उसके बाद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई। अगर नहीं तो उसको रिजेक्ट कर सकता था कोर्ट जी। कि नहीं भाई हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपको टाइम पर आना पड़ेगा, तो हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर देते थे। लेकिन कोर्ट ने वो ना करते हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। लेकिन आज जब बोर्ड पर केस आई तो बजाय दूसरी तारीख देने के कोर्ट ने बगैर क्लाइंट के, बगैर हमारे वकील के मशवरे के, डिस्कस के एक तरफा ये फैसला लिया। तो अब अदालत के फैसले के बारे में क्या कह सकता हूँ। हिंदुस्तान की अदालतों से अदालतों में सिर्फ फैसले होते हैं, इंसाफ तो नहीं मिलता। जी सर, एक जब आपकी कल प्रेस जब आपकी वो अपने पत्रकार परिषद हुई तो मैं भी, हम शहर में घूमते हैं, काफ़ी ज़िम्मेदारों ने कहा था कि क्या ही बेहतर होता है कि मुश्ताक अहमद साहब और शाम उस्मानी साहब एक जगह आते, एक जगह बैठते और इत्तेफाक़ा राय से आप आगे बढ़ते, क्योंकि आप दो ही थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बासलाहियत है, काबिल है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बासलाहियत है। फिर ऐसा मुमकिन क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आवाम की तरफ सवाल है कि आप सब एक साथ में बैठ रहे हैं और एक साथ होकर प्रेस से बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो नहीं सका? इसकी वजूहत क्या थी? देखिए 1995 के में से मेरी अकेली पिटीशन थी जी। जब इस बार पिटीशन दाखिल करने का मसला आया तो एक्चुअल मैं कह रहा था कि ये इस टाइप के केसेस में जब कई पिटीशन एक जगह जमा होती हैं तो जजेस कंफ्यूज फैसला देकर सब मामले को ख़राब कर देते हैं। जी। तो मेरी ख्वाहिश ये रही कि भाई पिटीशन 1 या 2 होना चाहिए। एक बात, दूसरी पिटीशन जो जिस साहब ने की उन्होंने कभी हमको कोऑर्डिनेट नहीं किया। हम चाहते थे कि जिस बोर्ड पर केस न जाए, इन्होंने वहाँ मेंशन किया। ये जितनी पिटीशन औरंगाबाद में अब आई, ये सब ने इस काम को नुकसान पहुँचाने का हाई कोर्ट में काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में वो भी गए, हम भी गए, लेकिन नंबर हमारा आया, उनका नहीं आया। वहाँ नंबरिंग, वहाँ का सिस्टम है कि वहाँ दोनों साथ दाखिल नहीं करते, या खड़े के हम नहीं कह सकते हम फलां के साथ करना चाहते हैं। जो जिसका नंबर आएगा उसको टाइम पर आके बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट करते हैं। जी। तो वो हिसाब से हमारी पिटीशन लग गई। लेकिन उसके बाद हमको जिम्मेदारों ने कहा कि नहीं भाई आप अकेले मत जाओ, हिशाम उस्मानी साहब को भी साथ लो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बोले आप तारीख बढ़ाओ। तो बढ़ाने की कोशिश हमने की जी। अब बढ़ाने की कोशिश मैं तो जाके जिसको नहीं कर सकता तारीख बढ़ाओ बोल के, उसका तरीका है एडवोकेट के जरिए जाया जाए। जी जी। तो हमारे एडवोकेट एक ज़िम्मेदार एडवोकेट है, आप उनका फ़ोन नंबर है, उनसे फ़ोन करके पूछ सकते। फजल अयूबी हिंदुस्तान के मुस्लिम एडवोकेट में एक ऐसा एडवोकेट है जो मुस्लिम मसाइल पर लड़ता है। पर्सनल लॉ बोर्ड और हिजाब और दूसरे सारे जो मसाइल उठते हैं वो कौम के मसाइल जुड़ा हुआ एडवोकेट है। उसका फ़ोन नंबर लेके आप पूछ सकते कैसे हुआ। मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से एडवोकेट बोलेगा। लेकिन बहरहाल उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोसीजर जो था वो मैंने एप्लीकेशन कल दिया, और अगर कोर्ट को मुझे एडजमेंट नहीं देना था, तारीख बढ़ाकर नहीं देना था, तो कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन का रिजेक्ट करना चाहिए था जी। उन्होंने रिजेक्ट नहीं की, इसलिए हम मुतमईन रहे कि अब हमारी तारीख बढ़ गई। वरना ऐसा कि जानबूझकर तो हम ये नहीं कर सकते जी। और मैं यही नहीं, हज़ारों केस उनके पास है। अगर कोई वकील ऐसा करे तो वकालत कर सकता है। मैं तो वकील थोड़ी हूँ, मैं तो क्लाइंट हूँ। मेरा काम है वकील के सामने पेपर देना, फीस देना, ये पैरवी करना तो वकील का काम है ना जी। तो अब
अगर ऐसा खुदा ना खास्ता इसको अगर जिम्मेदारी ठहराना चाहे तो आपको वकील ठहराना चाहिए कि उसने कमज़ोरी है, लेकिन उसने भी, मैं मानता हूँ उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया। उन्होंने एप्लीकेशन 1 रोज़ पहले दिए, एप्लीकेशन में लिखा कि भाई मैं बीमार हूँ और मेडिकल सर्टिफिकेट दिए और ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे तारीख बढ़ा कर दें। लेकिन जज अगर मानना ही नहीं चाहे तो क्या किया जा सकता है, आप कहिए। सर एक बात ये भी है कि अभी जैसा आपकी पिटिशन रिजेक्ट हुई, लेकिन हिशाम उस्मानी साहब की पिटिशन अभी कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण बाकी है, तो क्या मुमकिन है कि कम से कम एक दूसरे जाविये से, दूसरे रास्ते से आप मतलब उनकी साथ चले कि उस्मानी साहब कोई बात नहीं, मेरी हो गई, एक टेक्निकल वजूहत थी, लेकिन आप है, चलिए हम मिलके कुछ ऐसा कुछ उनसे फ़ोन पे कोई बात, एक हौसले की बात, कोई इत्मीनान की बात हुई? नहीं, अभी बात तो नहीं हुई, लेकिन एक बात सुनिए, औरंगाबाद जैसा उस्मानाबाद का फैसला उन्होंने कहा कि उस्मान हमने फैसला ली, औरंगाबाद का फैसला उन्होंने कर दिया। जी। कल हिशाम उस्मानी साहब की भी पिटिशन आएगी तो यही कहेंगे कि ऑलरेडी 2 पिटिशन हमने फैसला कर चुके, इसी टाइप का फैसला आ सकता है। लेकिन अगर हिशाम उस्मानी साहब लड़ रहे हैं और मेरे काबिल की बात है तो मैं उनकी ज़रूर मदद करने तैयार हूँ, मैं उनके साथ काम करने तैयार हूँ। नहीं, मैं ये छोड़ा था कि चाहिए क्योंकि मामला कौम परस्त से जुड़ा हुआ है, ये शिनाख्त का जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई अना परस्ती है नहीं। एक अखलाक तौर से उनके आप फ़ोन करके, क्योंकि आपकी पिटिशन है कि साहब ठीक है, एक उम्मीद की किरण आपके पिटिशन के ज़रिए बाकी है, आप फ़ोन के कम से आप ये कह रहे हैं, मैं ज़रूर ये करता, लेकिन मेरे पहले वो दिल्ली में बैठे और वहाँ बैठ के मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से। आज पिटिशन रिजेक्ट हुई तो मेरे वजह से हुआ, और 27 साल से मैंने नाम रखा तो मुझे क्या पेड़ों में तोला गया, क्या फूलों में तोला गया? उस वक्त किसी ने सोचा नहीं कि 27 साल लड़ रहा है शख्स। हमारी इतनी 28-30 साल की कुर्बानी की कोई अहमियत नहीं है, और ऐसे अगर तुम ये सोच अगर है तो फिर बहुत मुश्किल। मैं इसमें अब ज़्यादा तफसील नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा बाकी कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है जी। ये हमारी पिटिशन उन्होंने डिसमिस की है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड ये है कि हम एप्लीकेशन देकर तारीख बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर चुके थे, तो कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये फैसला लिया है, इसलिए हम इसकी रिव्यू पिटिशन दाखिल कर रहे हैं। इसी गुंजाइश है सर? हाँ, वकील साहब से बात हुई, गुंजाइश है? हमारे वकीलों से बात हो चुकी है और रिव्यू पिटिशन दाखिल कर रहे हैं। रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की 1 महीना मुद्दत होती है, हम तो 8-10 दिन में ही दाखिल कर देंगे, और हमारी पिटिशन जैसे नहीं चली थी सब वापस चलेगी। फैसला वो क्या लेंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी बात हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, इतना मैं वादा करता हूँ। सर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कह रहा हूँ कि मान लीजिए इसके बाद भी अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देता है जैसे उस्मानाबाद के बारे में दिया गया, तो क्या उसके बाद खुदा ना खास्ता तो क्या माना जाए कि उस दिन के उस फैसले के बाद से औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर कहलाया जाएगा? वो तो बिल्कुल सही, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद इस मुल्क में कोई और कोर्ट नहीं है जी। अब जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट तो ऑलरेडी इसको पहले मंजूरी दे चुकी जी, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने इसको मंजूरी दे चुकी है, और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो ये चाहते हैं, उनका गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल कभी छोटे मोटे केस में नहीं जाते, इस केस में उस्मानाबाद के दिन तो खुद आकर बैठे थे, और आज ऑनलाइन वो जैसे बात कर रहे थे ये मैटर ख़त्म करो, ये मैटर ख़त्म करो, यानी ऐसा लग रहा था कि ये तुषार मेहता नहीं बल्कि गवर्नमेंट कह रही है कि इस केस को ख़त्म करो। तो उन्होंने अगर इसको पॉलिटिकल इशू बना लिया है और वो उसको रोकना नहीं चाहते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, कैसा फैसला आप जानते हैं। उसके बाद हिजाब के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन का स्टे दिया है, बताया है जी। और 3 तलाक के मामले में इन्होंने ऐसे फैसला किया जो गैर कानूनी है। तो बेशतर ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के ताल्लुक से बातें कोर्ट सुनने तैयार नहीं है, और सारे फैसले मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोर्ट कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। सर एक जब आपने 29 साल का सफ़र आपका रहा संभाजी नगर की नाम की लड़ाई को लेकर, औरंगाबाद जो भी है, सर आप बता सकते हैं कुछ तल्ख यादें, कुछ मीठी यादें जब आपका सफ़र रहा, कितने शहर के शहरियान ने मुसलमान जो अलग अलग पार्टी से वाबस्ता मुसलमान लीडर है या सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आपके खाते से खाता मिला के चले, आपका हौसला, या कभी ऐसा कोई तल्ख यादें, कोई मीठी यादें पेश कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहली बात मैं आप ये सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि 1995 में जब मैंने पिटिशन दाखिल किया जी, उस वक्त कारपोरेशन में मराठा कारपोरेटर थे नरेंद्र पाटिल, अच्छा, उसके बाद हमारे काशीनाथ कोकाटे या अलका पाटिल, ये मराठा समाज के लोग थे, ये हमारे साथ थे जी। मनमोहन सिंह वगैरह सरदार जी थे, वो हमारे साथ थे, गंगाधर गाड़े और दूसरे दलित कारपोरेटर, यानी तकरीबन 30-32 कारपोरेटर्स ने पहले से कारपोरेशन में इसको विरोध किया, जनरल बॉडी। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पूरे शहर के हर कास्ट के नुमाइंदे ने हमारा साथ दिया, और उसके बाद तकरीबन हम जो केस लड़े उसमें जब कामयाबी मिली तो सब ने हमारे वो इस्तकबाल भी किया, हमारे मुबारकबाद भी पेश की, और अल्लाह के फजल से इसका सियासत में नुकसान पहुंचा ज़रूर है, लेकिन हम अपने जगह मुतमईन थे कि अल्लाह ताला ने
हमको, मैं तो ऐसा महसूस करता था और लोगों से कहता था कि ऐसा लगता है अल्लाह ने मुझे पैदा ही इस काम के लिए किया, ज़िंदगी में एक काम अल्लाह मेरे से लेना चाहते थे। लेकिन आज उसका मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसा लगता है कि ये भी काम पूरा अल्लाह ने मेरे से नहीं लिया, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में शहर का नाम ना बदले। सर, जब ये नाम की जब आपने मुहिम हाथ में ली तो ये तल हकीकत है, हमें भी मालूम है, शहरियान को मालूम है, अगर आप ये केस ना लड़ते तो हो सकता आपको एमएलसी मिल जाती या कोई बहुत बड़ी कमेटी पे हो जाते, या हो सकता राष्ट्रवादी पार्टी से आप आमदार भी चुन के जाते थे। एक सियासी एक इनाम कह सकते हैं, और एक तरफ से आज कुछ कौम के तरफ से, ज़मीन तरफ से आपको पर तनकीद की जा रही है। हो सकता है कुछ गालियों के कलमात भी इस्तेमाल होंगे, मतलब एक बदतमीज़ी का माहौल के क्रिएट होगा। कैसा महसूस करते हैं कि एक तरफ आपकी वो कुर्बानियाँ, एमएलसी, कोठा, आमदार आप बन सकते थे, एक ऑफ़र भी आ रहे थे पर्दे के पीछे से, और आज इस तरह से चंद लोगों की तरफ से इस तरह से इस्लाम तराशी होना कि भाई ये कौम के, मतलब इन्होंने कौम को धोखा दिया, समझ दो किया, कैसा दर्द को कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जिस वक्त मैंने पिटिशन किया, मैं कारपोरेटर था और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उस वक्त प्रदीप जायसवाल थे जी। अब मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता, लेकिन उन लोगों ने, हमारे जो साथ के जो शिवसेना लोग मौजूद थे और उनकी सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना की थी, वो मुझसे कहते थे कि तुम क्यों नामांतर के पीछे पड़ी, इससे तुम क्या हासिल करना चाहते, तुम जो हासिल करना चाहते हमको हम आज ही दिलाते, लेकिन तुम ये केस छोड़ दो। मैंने बोला मैं ये कुछ हासिल करने के लिए मैंने केस नहीं लड़ा। मैं अपनी, मेरी कौम कमज़ोर कौम है, मेरी कौम के ताकतवर लीडर मौजूद नहीं है, यहाँ जहाँ हमारा एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलसी नहीं, कोई लीडरशिप नहीं थी, तो मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं अपनी हैसियत से इस केस को लड़ूंगा। आपको तारीख़ी वाक़या से आप वाकिफ़ हैं कि जब मूसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो एक चिड़िया कुछ पानी के ख़तरे लेकर वहाँ जाकर डाल रही थी बात जी। आज तारीख़ गवाह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, नमरूद के उस आग के साथ उस चिड़िया का भी नाम लिया जाता जी। तो मैं 29 साल भी ये नाम बचा सकूँगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस वक्त, आज तो वो ज़िंदा नहीं, बाल ठाकरे, उस वक्त बाल ठाकरे ज़िंदा थे और वो कहते थे कौन है औरंगज़ेब की औलाद जिसने औरंगज़ेब का नाम बचाया है, लेकिन मैं किसी हाल में औरंगाबाद का नाम बदल के रहूँगा, ये वो कहते थे। लेकिन बाल ठाकरे की ज़िंदगी में शहर का नाम नहीं बदला है, ये मेरी कामयाबी है। मेरी कोशिश, ये दो कोशिश थी कि उसकी ज़िंदगी में ना बदले और मेरी ज़िंदगी में ना बदले, लेकिन यह है कि उनकी ज़िंदगी तो बदला नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई है वहाँ। सर, एक आखिरी सवाल कि ये जो नाम का जो फैसला आया है कि 2 महीने के बाद विधानसभा असम्बली के इंतखाबात भी है, क्या आपको लगता है कि औरंगाबाद ज़िला और मराठवाड़े पे इसके गहरे सियासी असरात मुरतब होंगे? देखिए, सियासी असरात मुरतब होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हमारी कौम गाफिल कौम है जी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक शख्स जो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदला है और वो 2 सेंटेंस पार्लियामेंट में औरंगाबाद नाम बचाने में नहीं कर सका। ये ऐसी लीडरशिप का क्या फ़ायदा? उससे तो बेहतर है ना हमारा कोई लीडर ना हो। लीडर तो भरपूर नुमाइंदगी के लिए होता है, और जिस लेवल पे वो, जहाँ नगर सेवक है वो कॉरपोरेशन में करे, एमएलए है वो अपनी असेंबली में करे, एमपी है वो पार्लियामेंट में करे, लेकिन ये नहीं करते हैं। मैं तो छोटा मोटा कॉरपोरेटर था, मैंने कोशिश किया, अल्लाह, मेरी क्या हैसियत है, कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है 29 साल नाम रोके, और आइंदा भी अल्लाह ताला की ज़ात है, बड़ी ज़ात, अल्लाह ताला बड़े हैं। अगर बदलना है तो अभी भी अल्लाह ताला मुखल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों के फेरने वाले हैं। हो सकता है कल के आने वाले हमारी रिप्यूटेशन हमको कामयाबी मिल जाए। इसलिए मैं तमाम शहरियान से आपके ज़रिए इस बात की गुजारिश करता हूँ कि वो हिम्मत, पस्त हिम्मती से काम न लें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। अल्लाह मुखल्लिबुल क़ुलूब है, अल्लाह ज़रूर अच्छा करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो इसको अल्लाह ताला की मस्जिद समझना चाहिए। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल है ये कि जैसा औरंगाबाद नाम बदलने के बाद से एक बार सूबेदार गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई थी, इसमें कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के तमाम लोग जमा हुए थे। क्या मुमकिन है कि आखिरी ऐसे एकदम ऐसे हालात में एक बार फिर ऑल पार्टीज मीटिंग, तमाम लोग सियासी पार्टी से बालातर होकर हम एक छत के नीचे बैठे, क्या ऐसा हो सकता है और इसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? ऐसा होने में कहता है हो सकता है, ऐसा एक बार नहीं कई बार हो सकता है, लेकिन ये जो जमहूरी मुल्क है, ये इसका एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है कि अदालत पहले असेंबली पार्लियामेंट फैसले करते हैं और किसी को एतराज़ है तो कोर्ट में जाते हैं जी। और एक बार कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता है तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब पार्लियामेंट में हमारी ऐसी हुकूमत आ जाए, कभी आज तो उम्मीद नहीं कर सकती थी, कभी ऐसी हुकूमत आती है तो फिर ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। इस तरह से मुश्ताक अहमद साहब से हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी हमें फ़ोन्स भी आए थे कि आप मुझसे मुलाकात कीजिए। देखिए, मैं क्या कहूँ,
मैं कुछ बहुत बड़ा समाज सेवक भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पत्रकार भी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, उसकी एक अहमियत होती है, उसकी अपनी ताकत होती है और कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आ चुका है, जब मेरा वीडियो वायरल हो रहा होगा तमाम बातें सबके उस पर आ चुकी होंगी। लेकिन मैं भी औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं आँख खोला हूँ और शायद यहीं मेरा इंतकाल होगा। और मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट हो उस पर औरंगाबाद नाम लिखा जाए। वो आगे की बात अल्लाह के हाथ है। लेकिन मैं तमाम ज़िम्मेदारों से एक पर्सनली तौर से, मैं इनकी कोई तायद नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका कोई समर्थक नहीं हूँ कट्टर, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा साहब, 28-32 साल से जो बंदा लड़ा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मराठाओं के नेताओं के बीच में रह के लड़ा, जबकि इनको ऑफर भी आए थे, बहुत सी सारे शहरियाँ औरंगाबाद को मालूम है, चाहते तो खासदार बन जाते, चाहते तो आमदार बन जाते, चाहते तो एमएलसी बन जाते, लेकिन नहीं लिए। ये लिए कि नहीं भाई हमारे कौम का मसला है। तो कम से कम जो शख्स कौम के लिए लड़ा, ठीक है, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, सारे हालात क्या है, मामलात क्या है, ज़हनियत क्या है, हुक्मरान कैसे, ये आपको मालूम है। लेकिन जब ऐसी शख्सियत है जो लंबा अरसे जो तो एक अपना वक्त देती है, लड़ाई लड़ते हैं, तो कम से कम ऐसे अल्फाज की अदायगी नहीं होना चाहिए कि जिससे शख्सियत मजरूह होती है, हौसला हारता हो, ये एहसास होता हो कि मैंने हाय तौबा मैंने काम क्यों किया, काश मैं मेरा मुफाद हासिल कर लेता, छोड़ देता तो बेहतर था। ये एक फितरतन बात जहन में आती है, दिल में आती है। तो खुदारा अब जो भी होना है, ये पिटिशन के बाद जो भी होना है वो होगा, वो अल्लाह को जो भी मंजूर होगा। लेकिन आपसे इतनी तरह गुजारिश है कि चाहे उस्मानी साहब हो या ये साहब हो, जो भी हो, एक अच्छे मियारी अंदाज से अगर हम कुछ कहने में चाहते ज़रूर कहे, किरदार कशी ना करें, नहीं तो आने वाले वक्तों में फिर कोई नहीं उठेगा कौम के लिए। क्योंकि सबने देखा है कि हम कौम के लिए लड़ते हैं तो नतीजा क्या मिलता है, गालियाँ, बदनामियाँ। ये कड़वा सच है। ये मेरी पर्सनल अपील है, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस दर्द को, इस पैगाम को महसूस करेंगे और नए सिरे से मुनज़्ज़म तरीके से क्या बेहतर हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।